ये कहानी अकीरा नाम के एक लड़के से शुरू होती है जो 1000 साल बाद अपनी आंखें खोल रहा था। जैसे ही वो उठता है वो हड़बड़ाकर जमीन पर जोर से गिर जाता और काफी घबरा गया था। और जब वो खड़ा होता है तो उसे महसूस होता है कि उसके सारे जख्म अब गायब हो चुके हैं और उसे एहसास होता है कि उसके पास तो कपड़े तक नहीं है। वो आसपास देखता है और पूरी तरह से कंफ्यूज होता है कि वो है कहाँ पर। वो एक रोशनी की तरफ आगे बढ़ता और जैसे ही वो बाहर कदम रखता है उसकी आंखें हैरानी में खुली रह जाती है, क्योंकि उसके सामने एक बर्बाद हुआ शहर पड़ा था और कहीं दूर एक औरत उसका नाम धीरे से फुसफुसाती है। वहीं अकीरा भी पूरी तरह से कंफ्यूज है और वो इधर उधर देख रहा होता है। वो सोचता है कि शायद वो कोई सपना देख रहा है, लेकिन तभी एक छोटी सी पत्थर उसके सर पर आ लगती है और उसे समझ आता है कि वो सच में जाग रहा है। वो पीछे देखता और सोचता है कि शायद वो इस जगह पर गिर गया होगा। उसकी यादें थोड़ी धुंधली धुंधली लग रही थी। थोड़ी ही देर बाद एक आदमी और एक लड़की उसके पास आते हैं जो कि एक अलग ही भाषा में बात कर रहे थे। दोनों घुटनों के बल गिरकर उसके सामने झुक जाते हैं और उसे वाइज वन कहते हैं। वो आदमी कहता है कि यहाँ पर एक भूकंप आया था जिसने पूरी जगह को गिरा दिया और वो लोग ये देखने आए थे कि अकीरा ठीक है या नहीं। उसकी बेटी अकीरा को चिढ़ाने लगती है तो वो उसे रोकता है और अकीरा से माफी मांगता है। अकीरा उन्हें कहता है कि वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन जैसे ही खड़ा होता है तुरंत ही कमजोरी से वो गिर जाता है। थोड़ी देर के बाद अकीरा की आंखें एक बैलगाड़ी में खुलती है जहाँ पर वो आराम कर रहा होता है और उसके साथ वो आदमी और इसकी बेटी बैठे होते हैं। अकीरा के जागने के बाद वहाँ बैठा वो आदमी उससे पूछता है कि अब वो कैसा महसूस कर रहा है। अकीरा उनका शुक्रिया करता है और कहता है कि शायद उन्होंने उसे किसी और के साथ कंफ्यूज कर लिया है। वो अपना परिचय देता है कि मेरा नाम अकीरा हिमिगामी है। वो आदमी काफी रिस्पेक्ट से कहता है कि उसका नाम विया है, वो पास के गांव का मुखिया है और ये उसकी बेटी एडी है। अकीरा पूछता है कि ये वाइज वन कौन है। विया बताता है कि वाइज वन एक देवता है जिसे उनका गांव पूजता है, वही जो इन कबाड़ में बसते हैं और उन्हें ज्ञान प्रदान करते हैं। विया कहता है कि अकीरा वहाँ पर बहुत समय से सोया हुआ था, उसके जन्म से भी पहले, और उनका गांव आउल के खतरे पर इन रूइंस की रक्षा करता था। विया हैरान होता है कि अकीरा इतने सालों बाद जाग गया है। अकीरा ये सुनकर शौक में आ जाता है कि वो इतने सालों तक सोता रहा। रूइंस को देखकर वो सोचता है कि यहाँ कभी कोई युद्ध हुआ था और तभी अचानक उसका एक याद फ्लैश होता है। वो त्वासा को याद करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी उसे सर में तेज दर्द होता है। एडी काफी परेशान होकर उसका नाम लेती है और विया कहता है कि वो लोग लगभग गांव पहुंचने ही वाले हैं और उस गांव का नाम होता है हाकोडेट। हाकोडेट का नाम सुनते ही अकीरा को कुछ यादें आने लगती है। वो रूइंस की तरफ देखता है, फिर आसपास के टावर को देखकर पहचानता है कि ये तो गोरू योकू टावर है। उसे अपने स्कूल ट्रिप की पुरानी यादें आती है जब वो देखता है कि सब कुछ तबाह हो गया है। उसके सर में फिर से दर्द उठती है। एडी उससे कहती है कि अभी थोड़ा वो आराम करे। अकीरा मान जाता और लेटे हुए अपने आप से कहता है कि शायद ये सब सपना ही है। विया के घर पहुंचकर उसकी पत्नी हैरान रह जाती है वाइज वन को ऐसे चैन से सोता देखकर। वो आगे बढ़कर उसे अच्छे से देखती है। विया उससे कहता है कि अकीरा को थोड़ा स्पेस दो। अकीरा जल्दी ही उठ जाता और विया पूछता है कि वो अब कैसा महसूस कर रहा है। अकीरा जब पूछता है कि ये जगह कौन सी है तो विया बताता है कि ये उसका घर है। विया की पत्नी कहती है कि अकीरा को आराम करना चाहिए। अकीरा कहता है कि वो ठीक है। वो मुस्कुराकर कहती है कि उनका घर भले ही सिंपल है, लेकिन वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे उसे सारी सुख देने की। रात के खाने पर विया बड़े ध्यान से अकीरा की पुरानी दुनिया की टेक्नोलॉजी के बारे में बातें सुनता है। विया ये सब सुनकर हैरान रह जाता है कि पहले दुनिया कितनी एडवांस्ड थी, जबकि अब सब कुछ इतना अलग लगता है। उसकी पत्नी को अब भी यकीन नहीं होता, लेकिन अकीरा के होने से सब कुछ सच लगता है। अकीरा पूछता है कि वो कितने साल तक सोया रहा, लेकिन विया कहता है कि वो लोग आम लोग हैं, उनके पास कोई ऐतिहासिक रिकॉर्ड नहीं है। तब एक आदमी कहता है कि अगर उन्होंने अकीरा की प्रेजेंस को छुपाई तो उन्हें रेलिक छुपाने का दोष लग सकता है। अकीरा पूछता है कि उन्हें रिपोर्ट किसको करनी पड़ती है, तो वो आदमी कहता है कि आउल को, जो पूरी दुनिया को संचालित करता है। अकीरा जब पूछता है कंट्रीज के बारे में तो विया कंफ्यूज हो जाता है। वो कहता है कि पुराने समय में दुनिया देशों में बटी थी, लेकिन आउल ने सब कंट्रीज को खत्म करके अपने रीजनल गवर्नमेंट बना दिए। अकीरा समझता है कि अब देश नहीं रहे और आउल की पावर पहले की किसी भी देश से ज्यादा है। विया कहता है कि आउल ने शांति लाई और सब युद्ध खत्म कर दिए। अकीरा ये सुनकर हैरान रह जाता है। एडी काफी उत्सुकता से पूछती है कि अकीरा की उम्र क्या है, तो वो कहता है कि वो 18 साल का है, लेकिन अब इतने लंबे समय से सो जाने के बाद उसे अपनी असल उम्र का पता नहीं। विया का भाई जोर देता है कि उन्हें अकीरा को आउल ब्यूरो में रिपोर्ट करना चाहिए। विया उसे शांत रहने को कहता है और कहता है कि अकीरा अभी बस जागा है, तो उसका भाई उस पर चिल्लाता है कि विया सिर्फ अपनी क्यूरियोसिटी के लिए अकीरा को छुपा रहा है। बाकी लोग भी इससे सहमत होते हैं। वो कहते हैं कि गाँव इससे खतरे में पड़ सकता है। सब जानते हैं जो लोग रेलिक छुपाते हैं उनके साथ क्या होता है। तभी विया की पत्नी मजबूती से उठकर उन्हें डांट देती है। वो कहती है कि सब लोग डरपोक हो, अकीरा अभी नए दौर में आया है, उसे थोड़ा वक्त चाहिए। वो कहती है कि आउल को भी बताने की कोई जरूरत नहीं। एडी भी काफी प्राउडली अपनी माँ की बातों से सहमत होती है।
तभी एक बच्चे के रोने की आवाज आती है और विया की पत्नी उसे संभालने चली जाती है। वो अकीरा से कहती है कि चिंता मत करो, बस अपने आप को ठीक करो। अकीरा उसके दया भरे स्वभाव के लिए काफी शुक्रिया महसूस करता है। रात में जब सब सो जाते हैं तो अकीरा छत पर जाता है। वो शांत रात के आसमान और नीचे छोटी सी बस्ती को देखता है। गर्मी की एक हल्की सी हवा चल रही होती है और उसे लगता है कि मौसम समर का है। सब कुछ उसे इतना अजीब लगता है जैसे वो अभी भी किसी सपने में हो। फिर भी उसका दिमाग बार बार त्वासा की तरफ लौट जाता है और कहीं दूर वही औरत बस्ती को छांव से देखती है। इसी दौरान एक आदमी घोड़े पर बैठकर गांव से कहीं दूर जाता है। अगली सुबह अकीरा अपना चेहरा धोकर तैयार होता है और उसके दिमाग में बस एक सोच होती है कि त्वासा के बारे में कुछ पता लगाना है। एडी उसे खुशी से ग्रीट करती है और अकीरा उससे एक मदद मांगता है। एडी उसे गांव के बाजार ले जाती है और बताती है कि यहाँ लोग खरीदारी करने आते हैं। अकीरा दुकानों को ऑब्जर्व करता है। एक कपड़े की दुकान देखता है और सोचता है कि ये गांव 18th सेंचुरी के कंट्री साइड जैसा लगता है। वो देखता है एक स्टॉल जहाँ पर लोग सिक्के तोल रहे होते हैं और एक तराजू से उनकी कीमत नाप रहे थे। मतलब कोई ना कोई इन कॉइन्स की वैल्यू गारंटी करता है। वो सोचता है शायद ये सिस्टम आउल ने बनाया होगा। उसके दिमाग में अब हजारों सवाल उठने लगते हैं। वो एडी से पूछता है कि यहाँ पर कोई लाइब्रेरी है क्या। एडी को समझ नहीं आता कि ये शब्द क्या है, तो अकीरा समझाता है कि ये एक जगह होती है जहाँ पर बहुत सारी किताबें होती है। एडी ये सुनकर काफी एक्साइटेड होती है और कहती है कि स्कूल में बहुत सारी किताबें होती है। तभी वो पहले वाली औरत पास में कहीं देखी जाती है जो कि एक गुड लक चार्म खरीद रही होती है और दूर से ही वो अकीरा और एडी को देख रही थी। एडी अकीरा को स्कूल ले जाती है। अकीरा वहाँ पर किताबें देखकर कुछ इन्फॉर्मेशन ढूंढता है, लेकिन उसे त्वासा या पुराने दौर के बारे में कुछ भी नहीं मिलता। उसे शक होता है कि शायद आउल ने इन्फॉर्मेशन सेंसर कर रखी हो। वो एडी से पूछता है कि क्या वो लोग आउल से कांटेक्ट कर सकते हैं। एडी गुस्सा हो जाती है और कहती है कि उसे आउल से नफरत है। वो लोग काफी घमंडी और काफी क्रूर है। अकीरा चुपचाप सुनता है और समझ जाता है कि आउल शायद उतना शांत और दयालु नहीं जितना वो दिखते हैं। जब वो दोनों आगे चलते हैं तो वो एक घर के पास पहुंचते हैं जहां से खुशी की आवाजें आ रही होती है। लोग तालियां बजा रहे होते हैं और बधाई दे रहे होते हैं। अकीरा सोचता है कि शायद वहां पर कोई फेस्टिवल चल रहा होगा, लेकिन एडी के चेहरे पर एक्साइटमेंट आ जाती है। वो कहती है कि वो अपना खुद का सी ईलर मिलने का इंतजार नहीं कर सकती। अकीरा देखता है कि वहां पर ज्यादा तौर पर औरतें हैं और लगता है जैसे शादी की सेरेमनी चल रही हो। क्यूरियस होकर वो पूछता है कि यहाँ पर हो क्या रहा है। एडी बताती है कि इस इवेंट को एल्सा कहते हैं। ये एक सेरेमनी होती है जहाँ पर दो लोग जो एक दूसरे से प्यार करते हैं वो एक ओथ लेते हैं और वो सी ईलर्स बन जाते हैं। एडी कहती है कि इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो आदमी है या औरत। अकीरा के चेहरे पर कंफ्यूजन देखकर एडी और समझाने लग। वो कहती है कि एक एल्स में कई तरह के ग्रुप्स हो सकते हैं, जिसमें या तो एक आदमी और एक औरत हो सकते हैं या फिर दो आदमी या दो औरतें, या कभी कभी हम 3 लोग भी साथ हो सकते हैं। वो पास खड़े एक ग्रुप की तरफ इशारा करती है और कहती है कि उनका एएलसी 4 लोगों का है। अकीरा समझता है कि ये शादी से अलग है। जब एडी पूछती है कि ये मैरिज क्या होती है तो अकीरा समझाता है कि मैरिज आमतौर पर 2 लोगों के बीच में होती है जो अपनी जिंदगी साथ बिताने का वादा करते हैं। तो एडी हंसती है और कहती है कि एलसी में एक व्यक्ति के कई पार्टनर हो सकते हैं। मजाक में अकीरा पूछता है कि क्या 100 भी हो सकते हैं, तो एडी जोर से हंस पड़ती है। वो कहती है कि उसके पिता ने एक बार कहा था कि अगर कोई ऐसा करने की कोशिश करे तो आउल खुद आकर उसे डांट देगा। अकीरा समझ जाता है कि एलसी असल में एक ग्रुप होता है जहाँ पर लोग मिलकर अपनी जिंदगी साथ गुजारने का फैसला करते हैं। एडी बताती है कि उनके घर में भी उसके पिता, उसकी माँ और उसके पापा भी मिलकर 3 लोगों का एएलसी है। जैसे ही वो उत्साहित होकर अकीरा का हाथ पकड़कर उसे और जगह दिखाने ले जाती है, अकीरा चुपचाप सोचता है कि इस दुनिया में तो शादी का मतलब ही बदल गया है। अब सीन यहाँ से कट होता है और साल 2038 में जाता है। अकीरा एक औरत के साथ बात कर रहा होता है जो सोफे पर लेटकर बैठी होती है। दोनों एलसी प्रोजेक्ट के बारे में डिस्कस कर रहे होते हैं। वो औरत पूछती है कि तुम्हें इस प्रोजेक्ट के बारे में क्या लगता है। अकीरा कहता है कि ये एक इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है जो ह्यूमंस को अपग्रेड करने के लिए बना है, लेकिन वो उससे पूछता है कि वो इसे फंड कैसे करेगी। जैसे ही वो उसके ग्लासेस उतारता है वो मुस्कुराकर कहती है कि मैं कुछ न कुछ तरीका निकाल लूंगी। तभी एक रोबोटिक वॉइस अनाउंस करती है कि एलसी प्रोजेक्ट त्वासा एंड्रॉइड डेवलपमेंट की फाउंडेशन में एक की रोल प्ले करेगा। त्वासा समझाती है कि राइवल कंपनीज के बीच का कंपटीशन और इंसानों के अंदर भविष्य का डर दोनों ही एक चैलेंज भी है और एक अपॉर्चुनिटी भी। अकीरा मुस्कुराता है और उसे एक छोटी सी बॉक्स देता है जिसके अंदर एक सुंदर सी रिंग होती है। अकीरा उसे बिग सिस टुआ कहकर कहता है कि ये उसके बर्थडे का गिफ्ट है। त्वासा ब्लश करती है और रिंग को देखती है और इमोशनल हो जाती है, लेकिन फिर भी वो उससे कहती है कि वो उसे ऐसा बुलाना बंद करे। वापस प्रेजेंट में अकीरा अभी भी एडी के साथ बाजार में होता है जब एडी की माँ तैब्रीना आती है और मदद मांगती है। वो समझाती है कि कल के भूकंप में एक ट्रैक्टर टूट गया था। अकीरा उसे देखकर रिपेयर कर देता है जिससे सब लोग काफी हैरान हो जाते हैं। लोग उसकी स्किल से काफी इम्प्रेस होते हैं। अकीरा बताता है कि बचपन में उसे मशीन्स ठीक करना बहुत पसंद था,
थोड़ी देर के बाद एक लंबा आदमी जनरल के यूनिफॉर्म में सोल्जर्स के साथ आता है और उसके साथ पापा वी भी होता है। वो आदमी रिपेयर ट्रैक्टर को देखता है और अकीरा के काम की तारीफ करता है। वो अकीरा की तरफ इशारा करके कहता है कि ये काम उसने किया है। तब रीना तुरंत समझ जाती है कि यहाँ पर हो क्या रहा है और पापा वी पर गुस्सा होती है। वो उसके ऊपर धोखेबाजी का दोष लगाती है, लेकिन पापा वी कहता है कि उसके पास और कोई रास्ता नहीं था। वो जनरल अकीरा के पास आता और कहता है कि वाइस वन का टाइटल उसके ऊपर बिल्कुल सही बैठता है। अकीरा उसकी तरफ देखता है तो वो कहता है कि उसका नाम परकसस कैनिस है, आउल कमिश्नर जनरल ऑफ डिस्ट्रिक्ट H427 नॉर्थ का। वो डिमांड करता है कि उसे अलमाइटी कमिश्नर कैनिस कहा जाए। सोल्जर अकीरा को पकड़कर एक मोबाइल होल्डिंग सेल की तरफ ले जाते हैं। अकीरा हैरान होकर पूछता है कि उसे गिरफ्तार क्यों किया गया है। कैनिस कहता है कि अकीरा एक आर्कियोलॉजिकल आर्टिफैक्ट है जो पुरानी रुइंस में मिला है, इसीलिए उसके पास कोई ह्यूमन राइट नहीं। अकीरा शौक में आ जाता है, लेकिन कुछ कहने से पहले ही कैनिस उसके बालों से पकड़कर खींचता है और कहता है कि आउल का इंफॉर्मेशन पर कंट्रोल है। विया बीच में आने की कोशिश करता है, लेकिन कैनिस उसे बीच में ही रोक देता है। जब विया हिचकिचाता है तो कैनिस उसके ऊपर आरोप लगाता है कि उसने रेलिक को रिपोर्ट नहीं किया और बिना सोचे समझे वो उसके पैर में गोली मार देता है। तब रीना दौड़कर विया के पास आती है। कैनिस फिर ऑर्डर देता है कि एडी को भी ले जाओ, क्योंकि वही वो विटनेस है जिसे अकीरा मिला था। तब रीना जोर से इस बात का विरोध करती है, लेकिन कैनिस उसके ऊपर बंदूक तानकर उसे धमकाता है। पापा भी आगे बढ़कर कहते हैं कि उसने विया और एडी को गिरफ्तार करने की इजाजत नहीं दी थी, लेकिन कैनिस कहता है कि अब ये मेरा ऑर्डर है। विया जो वहाँ पर खून से लिपटा हुआ था वो समझाने की कोशिश करता है कि वो सब रिपोर्ट करने ही वाला था, बस अब सेटल होने का वेट कर रहा था। कैनिस उसे इग्नोर करता और उसके घाव पर और भी दबाव डालने लगता है, जिससे विया दर्द से चीखने लगा था। थोड़ी देर के बाद अकीरा, विया और एडी एक मूविंग ट्रेन के अंदर एक होल्डिंग सेल में बंद होते हैं। एडी रोकर कहती है कि उसे अपने पिता की चिंता हो रही है और अकीरा इन सब के लिए खुद ही को दोष दे रहा था। तो विया उससे कहता है कि ये तुम्हारी गलती नहीं। तभी ट्रेन रुक जाती है और कैनिस सोल्जर को ऑर्डर देता है कि अकीरा को सेल में बंद रखे, लेकिन विया और एडी को बाहर लेकर आए। वो अनाउंस करता है कि इन्हें एलिमिनेट कर दिया जाएगा और अपने 3 आदमियों को हाकोडेट विलेज वापस भेजता है ताकि सब विलेजर को मारकर सबूत मिटा दिया जाए। विया को जमीन पर गिरा दिया जाता और गन्स उसके सर पर लगी होती है। कैनिस चिल्लाता है कि जो भी अकीरा के बारे में जानता है उसे मरना ही होगा। अकीरा सेल के अंदर से चीखता है कि तुम एक मॉन्स्टर हो। तो कैनिस कहता है कि वो अकीरा के पुराने ज्ञान का इस्तेमाल करके अपनी ताकत बढ़ाएगा और फिर वो अपनी बंदूक एडी की तरफ तान देता और अकीरा बेबस होकर बस देखता रहता है। उसकी आंखों में अभी बस गुस्सा और नफरत थी। तभी एक आवाज कहती है कि अकीरा झुको और वहाँ पर वही स्टार्टिंग वाली औरत आती है। वो होल्डिंग सेल को अपनी तलवार से तेज पावरफुल स्ट्राइक से काट देती है और वो एक जोर का किक मारकर वो सेल के डोर को तोड़ देती है और सीधा कैनिस पर हमला कर देती है। वो उसे दीवार से टकरा देती है और कैनिस जख्मी होने के बाद भी उठकर पूछता है कि तुम हो कौन और हमारे मामले में दखल क्यों दी। औरत उससे कहती है कि तुम तो काफी मजबूत निकले। अकीरा उसका शुक्रिया अदा करता और पूछता है कि वो कौन है। वो औरत कहती है कि तुम अभी भी एक सिंपल जापान के आदमी जैसे बात करते हो। वो कहती है कि वो उन्हें बचाकर निकाल सकती है अगर अकीरा उसकी बातें सुनने को तैयार हो। इधर कैनिस अपने सोल्जर को फायर करने का ऑर्डर देता है, लेकिन वो लड़की शांत रहती है और अपना ऑफर रिपीट करती है। अकीरा कहता है कि ठीक है, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। वो कहती है कि तो फिर चलो कोई सेफ जगह ढूंढो। कैनिस यहाँ पर फिर से फायर करने के लिए चिल्लाता है। उसके सारे सोल्जर गोलियां चलाने लगते हैं, लेकिन एक सर्कुलर बैरियर उन्हें कवर कर लेता है और उसमें अकीरा, विया और एडी सभी सेफ रहते हैं और उनकी गोलियां वापस पलटकर सोल्जर को ही मार देती है। वो लड़की अपनी सेबर निकालती है और एक के बाद एक सबको तेज स्ट्राइक से काट देती है। अकीरा और सब लोग उसकी पावर देखकर काफी शॉक हो जाते हैं और कैनिस इससे घबराकर वहाँ से भागने लगता है। वो लड़की उसके ऑर्गेनाइजेशन का मजाक उड़ाती है और कहती है कि तुम जैसे लोग बहुत ही बेकार हैं। कैनिस समझ जाता है कि वो किसी बाहर के सीरीज से बिलोंग करती है। वो अपने एक आदमी को उसकी तरफ धक्का देता और खुद एक बिल्डिंग में घुस जाता है। वहीं एक इंजर्ड सोल्जर उसके ऊपर गोली चलाता है, लेकिन अकीरा एक स्टिक फेंक कर उसका वेपन गिरा देता है। बिल्डिंग के अंदर कैनिस पागलपन से हंसने लगता है और मशीन गन से फायर करता है, लेकिन वो लड़की तेज जंप करके बुलेट से बच जाती है। फिर एक लाइटनिंग डोमेन एक्टिवेट करती है। उसके पैर ट्राइपोड में बदल जाते हैं और उसका राइट आर्म एक एनर्जी बजूका में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। वो फायर करती है और एक मैसिव एक्सप्लोजन होता है जो सब कुछ उड़ा देता है। कैनिस और उसके आसपास की सारी चीजें मिट जाती है। अकीरा और बाकी लोग उसके शॉक वेव से बचने के लिए वहीं पर झुक जाते हैं। अकीरा काफी स्टन्ड होकर कहता है कि ये इंसान नहीं हो सकती। वो लड़की अपना वेपन वापस नॉर्मल करती है और काफी शांत लहजे में कहती है कि मैं एंड्रॉइड हूँ और वो अपना परिचय देती है और कहती है कि मेरा नाम यूगर है। फिर वो अकीरा को उस फेवर की याद दिलाती है जिसका जिक्र उसने पहले किया था और अपना हुड हटा देती है। अकीरा उसका चेहरा देखकर सन्ने रह जाता है क्योंकि वो बिल्कुल त्वासा के जैसी लगती है।
यूगर कहती है कि मैं चाहती हूँ हम शादी कर ले। अकीरा ये सुनकर हैरान रह जाता है जब वो लड़की कहती है कि मैं यूगर हूँ तो आशा नहीं। इससे अकीरा काफी ऑकवर्ड फील करता है और अपने आप को संभालने की कोशिश करता है। यूगर एक रिकॉर्डिंग बजाती है जिसमें अकीरा ने उसका फेवर एक्सेप्ट किया था और रिवील किया था कि उसका फेवर एक्चुअली उससे शादी करने का था। अकीरा शॉक में पीछे हट जाता है जब वो उसके पास आती है। यूगर एक रिंग निकालती है और ये वही रिंग होती है जो अकीरा ने कभी त्वासा को बर्थडे गिफ्ट किया था। अकीरा उसे देखकर तुरंत ही पहचान जाता है। जब वो त्वासा के बारे में पूछता है तो यूगर सिर्फ मुस्कुराकर कहती है कि इट्स क्लासिफाइड। उसका ये एक्सप्रेशन बिल्कुल त्वासा जैसा ही होता है। तभी वहाँ पर एडी अकीरा का हाल पूछने आती है। वहीं यूग्रे अपना ध्यान विया के गांव पर लगाती है और कहती है कि इंजर्ड लोगों की मदद पहले करनी चाहिए। पापा भी घुटनों के बल पर बैठकर अकीरा से माफी मांगता है तो अकीरा कहता है कि वो समझता है कि उसने विलेज को बचाने के लिए ही ये सब किया था। अकीरा कहता है कि वो उससे नाराज नहीं है। तब रीना अकीरा से पूछती है कि अब वो क्या करेगा तो अकीरा कहता है कि वो गांव छोड़ देगा ताकि उनके लिए और मुसीबत ना आए क्योंकि अब आउल उसके पीछे है। यूग्रे कहती है कि वो उसके साथ जाएगी क्योंकि उसे अभी उसके शादी वाले जवाब का इंतजार है। अकीरा मना करता है और कहता है कि वो किसी अजनबी से मिलते ही शादी नहीं कर सकता। यहाँ पर यूग्रे कहती है कि फिर तो तुम्हें मुझे अच्छे से जानना होगा, इसलिए मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगी। सुबह के टाइम दोनों साथ ही चलते हैं। यहाँ पर यूग्रे उससे पूछती है कि अब हम कहाँ जाने वाले हैं। अकीरा कहता है कि मैं वहाँ वापस जाऊंगा जहाँ पर पहली बार जागा था मैं, शायद मुझे वहाँ पर कुछ क्लूज मिल जाएं। वो उससे कहता है कि वो एंड्रॉइड है तो उसे प्रेजेंट वर्ल्ड के बारे में बताए, लेकिन अकीरा कहती है कि वो इसे बता नहीं सकती क्योंकि वो बहुत ही क्लासिफाइड है। जब अकीरा उसके बारे में और भी पूछता है और ये भी कहता है कि वो उससे शादी क्यों करना चाहती है तो यूग्रे मजाक में कहती है कि ये इन्फॉर्मेशन प्रीमियम कंटेंट है और इसका पेमेंट सिर्फ शादी से होता है। फाइनली जब वो दोनों उस जगह पर पहुंचते हैं तो वहाँ पर अंधेरा होता है, इतना कि अकीरा अपनी लैंप से भी क्लियरली नहीं देख पा रहा था। यूग्रे कहती है कि कुछ दिन पहले के भूकंप ने शायद पावर सप्लाई को डैमेज कर दिया है और अचानक वो अकीरा का हाथ पकड़कर उसे एक बड़े से मशीन के पीछे छुपा देती है और अपना कैमोफ्लेज एक्टिवेट करती है और कहती है कि यहीं पर चुप रहो, कोई आसपास है हमारे। तभी एक औरत आती है और हवा में उछलकर अपनी तलवार से एक क्रॉस शेप्ड स्लैश बनाती है जो रूइंस को तोड़ देता है। और वहाँ पर एक और औरत होती है जिसके सर के ऊपर एक रोशनी का रिंग चमक रहा होता है और वो आसपास स्कैन करके यूग्रे और अकीरा को ढूंढ रही होती है। वहीं छुपे हुए अकीरा शौक में देखते हुए समझता है कि दोनों औरतों के चेहरे बिल्कुल यूग्रे और त्वासा जैसे हैं। त्वासा चलने वाली औरत एक हिडन जगह पर वार करती है जहाँ पे एडी छुपी हुई मिलती है। अकीरा उसे देखकर बिल्कुल हैरान हो जाता है, लेकिन यूग्रे उसे छुपे रहने के लिए कहती है। वो दोनों औरतें एडी को जमीन पर कर देती है और जिसके पास रिंग ऑफ लाइट होती है उसका नाम हकूबा होता है और वो दूसरी औरत को यामिनी कहकर बुलाती है। वो कहती है कि ज्यादा कठोर बनने की जरूरत नहीं है, एडी का यहाँ होना ही सस्पिशियस है। वो पूछती है कि क्या एडी को पता है कि किसने केनेसिस को मारा है। इसके जवाब में एडी हाँ में सर हिलाती है पर कहती है कि वो नहीं बता सकती क्योंकि जिसने उसे मारा है वो उसकी जान बचाती है। योगामी पूछती है कि वो है कहाँ पर तो एडी कहती है कि उसे नहीं पता। जब कोई जवाब नहीं मिलता तो हाकुबो और योगामी डिसअपॉइंटमेंट के साथ वहाँ से चले जाते हैं। अकीरा तुरंत ही एडी के पास दौड़ता है और पूछता है कि वो यहाँ पर कर क्या रही थी। एडी उसे एक स्मार्ट वॉच दिखाती है जो अकीरा का था। वो कहती है कि वो उसे रूइंस में मिला और वो उसे वापस करना भूल गई थी। अकीरा उस वॉच को जल्दी से ऑन करता है इस उम्मीद में कि उसमें उसे कुछ मिल सकता है और तभी उससे एक फेयरवेल वॉइस मैसेज प्ले होता है जो कि त्वासा का था। रिकॉर्डिंग में त्वासा अपनी कई गलतियों को एक्सेप्ट करती है और कहती है कि अब उसे अपने पाप और अपने कर्म के साथ ही जीना पड़ेगा। वो अपना प्यार और ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करती है अकीरा के लिए और कहती है कि अब उसे ढूंढने की जरूरत नहीं है। वो कहती है कि अकीरा अपनी बची हुई जिंदगी को चेरिश करे। और जब रिकॉर्डिंग खत्म होती है तो योग्रे कहती है कि ये मैसेज 200 साल पुराना रिकॉर्डिंग है। अकीरा जानता है कि बहुत वक्त बीत चुका है और त्वासा अब जिंदा भी नहीं हो सकती, लेकिन वो फिर भी उसे ढूंढने का फैसला करता है। योग्रे पूछती है कि उसके पास कोई क्लू है तो अकीरा कहता है कि वो टोक्यो के ओमागी हाउस जाएगा जहाँ वो कभी रहता था। वो पूछता है कि क्या योग्रे उसके साथ चलना चाहेगी, जिसके जवाब में वो हाँ कहती है, लेकिन टीज करती है कि वो अभी भी उससे शादी से मना कर रहा है। वो मजाक में कहती है कि टोक्यो में तो बहुत सारे वेडिंग वेन्यूज हैं। बाद में जब एडी सो रही होती है तो अकीरा योग्रे से पूछता है कि वो दो औरतें कौन थी जो उन्होंने पहले देखी थी। योग्रे बताती है कि वो आउल के स्पेशल फोर्सेस के कमांडिंग ऑफिसर्स थे और वो उसके पीछे इसीलिए हैं क्योंकि आउल ने डिजिटल रिस्ट्रिक्शंस इंपोज किया है। अकीरा पूछता है कि क्या वो भी एंड्रॉइड्स हैं और योग्रे उससे शादी क्यों करना चाहती है तो योग्रे उसके करीब आकर कहती है कि बस इसीलिए क्योंकि मैं चाहती हूँ। अकीरा थोड़ा ऑकवर्ड हो जाता है और कहता है कि उसके पहले से एक फियांसे है जिसका नाम त्वासा है, लेकिन योग्रे कहती है कि वो हार नहीं मानेगी। वो कहती है कि तुम सिर्फ एंगेज्ड हो, इसका मतलब अभी भी चांस है। अकीरा सीधा मना कर देता और कहता है कि बिल्कुल कोई चांस नहीं है। योग्रे उसे नीचे धक्का दे देती है और मजाक में कहती है कि वो उसे त्वासा को भुलाना सिखाएगी। तभी वो रुकती है जब अकीरा उसका नाम लेता है।
एडी को अलविदा कहने के बाद अकीरा कहता है कि वो हॉन्शू जाएंगे। पोर्ट पर एक आदमी उन्हें बताता है कि सब बोट समुंदर में हैं और फेरी सिर्फ हफ्ते में एक बार चलती है। अकीरा समझ जाता है कि इससे उसके प्लान्स डिले हो जाएंगे। जल्दी ही वो एक ट्रैक्टर चलाता हुआ आदमी से मिलता है जो उन्हें एक छोटी शिप पर लिफ्ट देने का ऑफर करता है और उसका नाम अबूरो होता है जो कि एक होलसेलर था। अकीरा और योगरे उसे अपना परिचय देते हैं और जब वो पूछता है कि वो हॉन्शू क्यों जा रहे हैं तो अकीरा कहता है कि वो एक एक्सपेडिशन पर टोक्यो जा रहे हैं, जबकि योगरे मजाक में कहती है कि वो तो अपने हनीमून पर जा रहे हैं। ओबेरो उन्हें सजेस्ट करता है सेंडाई से ट्रेन लेने का, लेकिन अकीरा कहता है कि वो तो बहुत दूर है। तो फिर वो उन्हें एडवाइस करता है कि वो माउंट ओसेर के रास्ते से जाकर मुत्सु ब्रिज क्रॉस करके अमोरी पहुंच जाएं। ओबेरो उन्हें पोर्ट पर छोड़कर वहां से चला जाता है। चलते हुए अकीरा कहता है कि ये एरिया ज्यादा जापानीज नहीं लगता। तभी वो एक लड़की से टकराता है जो एक कोने से आती है और उसका ब्रश टूट जाता है। अकीरा उसे नए ब्रश खरीदने की ऑफर करता है तो वो लड़की अपना नाम अमोरू बताती है। जब योगरे उसे उसके हाथ में रखे किताब के बारे में पूछती है तो वो लड़की तुरंत ही उसे पीछे खींच लेती है और कहती है कि ये उसके लिए बहुत ही खास है। वहीं एक छोटी दुकान पर अकीरा नया ब्रश और कुछ ब्रेड खरीदता है जो उसके पास ट्रेवल मनी से होती है। दुकानदार गलती से ज्यादा पैसे वापस दे देता है, पर तभी दुकान का मालिक आता है और उस आदमी को लोगियन कहकर डांटता है। अकीरा कुछ कहने जाता तभी बीच में योगरे कहती है कि वो बस छुट्टे पैसे छोड़कर चले जाएंगे। बाद में अकीरा उससे पूछता है कि ये लोगियन क्या होता है तो योगरे समझाती है कि लोगियन वो लोग होते हैं जो अपने गुनाह या कर्ज के बदले अपने ह्यूमन राइट को छोड़ देते हैं। आउल के कंट्रोल में उन्हें मजबूर किया जाता है अलग अलग मजदूरी करने के लिए, लेकिन उन्हें बेसिक जरूरत की चीजें दी जाती है ताकि वो मर ना जाए। अकीरा ये सुनकर बहुत ही उदास होता है, लेकिन योगरे उसे वार्न करती है कि अगर वो उन लोगों की मदद करेगा तो वो आउल के ध्यान में आ जाएगा। अकीरा अमोरू को नया ब्रश देता है जो वो खुशी से ले लेती है। अमोरू पूछती है कि वो यहाँ पर क्यों आए हैं तो अकीरा कहता है कि वो अपने पहले एक्सपेडिशन पर टोक्यो जा रहे हैं, माउंट आउरो के रास्ते। अमोरू उसे वार्न करती है कि आउल का एक चेक पॉइंट है मेन रोड पर, जो जानकर अकीरा काफी हैरान होता है। तो अमोरू एक अल्टरनेट रूट ऑफर करती है जहां चेक पॉइंट नहीं है और वो उसके साथ जाने के लिए तैयार भी हो जाते हैं। रास्ते में चलते हुए अमोरू योगरे का पोर्ट्रेट स्केच करती है। अकीरा नोटिस करता है और कहता है कि प्रैक्टिस से ये आसान हो जाता है। अकीरा पूछता है कि क्या वो आर्टिस्ट बनना चाहती है तो अमोरू कहती है कि वो स्टोरी बुक्स ड्रॉ करना चाहती है। अकीरा खुशी से कहता है कि उसे उम्मीद है कि वो उसकी लिखी किताब कभी पढ़ेगा। ये सुनकर अमोरू थोड़ा इमोशनल होकर तेज चलने लगती है। योगरे यहाँ पर अमोरू की पीठ पर एक अजीब सा स्टैंप नोटिस करती है। रात में वो सभी कैंप लगाते हैं बोन फायर के पास। अकीरा कहता है कि आज वो भूखे नहीं रहे सिर्फ योगरे की वजह से, जिन्होंने आसानी से एक रैबिट पकड़ लिया था डिनर के लिए। क्यूरियस होकर अकीरा पूछता है कि क्या वो फूड से एनर्जी लेती है तो योगरे कहती है कि वो अपने सीने में एक कोर से एनर्जी लेती है और खाना तो उसका सिर्फ एक हॉबी है। जब अकीरा क्यूरियोसिटी से उस कोर को छोड़ने जाता है तो योगरे उसे वार्न करती है और वो तुरंत ही पीछे हट जाता है। योगरे फिर अमोरू से कहती है कि क्या वो उसकी किताब देख सकती है जो वो पहले ले जा रही थी। अमोरू थोड़ा डिफेंसिव हो जाती है और अपना बैग कस के पकड़ लेती है। योगरे गेस करती है कि वो एक बैंड बुक हो सकती है, पर प्रॉमिस करती है कि वो उसे ले नहीं लेगी। अमोरू उसे दिखाती है और कहती है कि ये उसके पेरेंट्स ने लिखी थी। योगरे और अकीरा दोनों ही बर्ड इलस्ट्रेशन देखकर एडमायर करते हैं और कहते हैं कि ये खूबसूरत है। अकीरा अमोरू को इनकरेज करता है कि वो अपने माँ बाप के रास्ते पर चले और अपने सपने को पूरा करे। ये सुनकर अमोरू मुस्कुरा देती है। अगले दिन वो माउंट ओसोर पहुंचते हैं जहां पर आउल ऑफिसर्स गार्ड कर रहे होते हैं। योगरे कहती है कि वो अभी उन्हें पहचाने नहीं है, इसीलिए बिल्कुल नॉर्मल बिहेव करो। वो बिना दिक्कत के वहां से निकल जाते हैं। चलते हुए योगरे अपने पीछे 150 सालों के एक्सपीरियंस के बारे में बताती है और जैसे ही अकीरा उससे उसकी एज पूछता है तो जवाब देने के बजाय योगरे मजाक में कहती है कि एक लेडी से उम्र पूछना बदतमीजी होती है। फिर बीच में रुक जाती है और टॉपिक बदल देती है और कहती है कि माउंट ओसोर अपने फ्लेवरल फूड के लिए फेमस है। अकीरा और अमोरू देखते हैं कि योगरे एक स्क्वायर मीट एक ही बाइट में खा जाती है। अकीरा यहाँ पर बहुत ही इरिटेट हो जाता है लोजियन के साथ होती बुरी ट्रीटमेंट देखकर। योगरे उससे कहती है कि वो इंटरफेयर ना करे। जब अकीरा अपनी प्लेट देखता है तो वो खाली होती है क्योंकि योगरे उसका हिस्सा भी खा चुकी होती है। जब अकीरा और खाना लाने जाता है तो 2 सोल्जर उसके सामने बंदूक तान देते हैं और डिमांड करते हैं कि योगरे सरेंडर करे वरना रेलिक डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा। योगरे और अमोरू अपने हाथ उठा लेते हैं। तभी वहाँ पर एक लंबा आदमी आता है लाल बालों के साथ जो खुद को द मैग्निफिसेंट मार्लेम कहता है। अकीरा को उससे एक अजीब सा डेजा वू फील होता है। मार्लेम यहाँ पर प्राउडली कहता है कि उसे अपने कजन कैनेसिस से एक मैसेज मिला था उस एंशिएंट रेलिक के बारे में और योगरे की रिजेम्बलेंस योगामी और हकूबो से सब कुछ कंफर्म करती है। अचानक ही अमोरू मार्लेम के पास जाती है और उसके सर पर हाथ रखकर कहता है कि वो उसे 1221 कॉइन देने वाला है। अकीरा और योगरे समझ जाते हैं कि अमोरू उनके साथ धोखा
धोखा कर रही थी। अमोरू एक्सेप्ट करती है कि उसने झूठ बोला क्योंकि आउल ने प्रॉमिस किया था कि वो उसके पेरेंट्स की बुक वापस कर देंगे। अमोरू जब उससे अपना बुक वापस मांगती है तो मार्लम हंसकर कहता है कि वो सारी बुक्स तो पहले ही जला दी जा चुकी है। वो उसे धक्का मारकर साइड में गिरा देता है और सोल्जर को ऑर्डर देता है कि उसके साथ वैसा ही व्यवहार करो जैसा उसके पेरेंट्स के साथ किया गया। फिर वो ऑर्डर देता है कि योगरे को भी कैप्चर कर लो। जब मार्लम अपनी प्रमोशन के सेलिब्रेशन कर रहा होता है तो अकीरा चुपके से योगरे की तरफ मुड़कर कहता है कि वो सबको बचा सकती है। योगरे शांत और मैकेनिकल टोन में कहती है कि वो सिर्फ अकीरा की सेफ्टी इंश्योर कर सकती है। लेकिन तभी अमोरू हार नहीं मानती। अचानक ही वो एक सोल्जर पर अटैक करती और मार्लम के ऊपर भी एक वार कर देती है। उसकी हिम्मत सबको सरप्राइज कर देती है। वो चिल्लाकर उन दोनों से कहती है कि यहाँ से भाग जाओ। योगरे तुरंत ही एक्टिव हो जाती है और सोल्जर को एक एक करके गिराती है और अकीरा का हाथ पकड़कर उसे खींचकर ले जाती है। पीछे मार्लम अपना बैलेंस बना पाता और गुस्से में अमोरू को लात मार के जमीन पर गिरा देता है। उसके बैग से एक चीज गिरती है जो कि उसकी आखिरी स्टोरी बुक होती है। मार्लम उसे उठाता और समझ जाता है कि ये क्या है। वहीं दूर एक छुपी जगह पर योगरे और अकीरा सांस ले रहे होते हैं। रात काफी शांत होती है पर उनके चेहरे चिंता से भरे होते हैं। अकीरा कहता है कि उसे वापस जाना और अमोरू को बचाना है, लेकिन योगरे उसके रास्ते को रोक लेती है। वो याद दिलाती है कि अमोरू ने उन्हें धोखा दिया और अपने फायदे के लिए उन्हें इस्तेमाल किया। अकीरा कहता है कि वो इस बात को नहीं मानता। उसका मानना है कि अमोरू तो जबरदस्ती ये कर रही थी और उसका इरादा बुरा नहीं था। वो कहता है कि अगर वो अकेला गया तो पकड़ा जाएगा, इसीलिए वो योगरे से कहता है कि वो उसके साथ ही चले। योगरे सर हिलाकर कहती है कि ये उसके ऑपरेटिंग प्रिंसिपल्स के खिलाफ है और ये रूल्स वो हैं जो उसे हमेशा फॉलो करने होते हैं। अकीरा सीधा उसकी आंखों में देखकर कहता है कि अमोरू मेरे लिए उन रूल्स से ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो योगरे पूछती है कि वो इतना कंसर्न क्यों करता है उसके लिए जिसने उसे धोखा दिया। तो अकीरा कहता है कि ये प्यार या फर्ज की बात नहीं, मुझे बस उसके लिए बुरा लगता है और मैं चाहता हूँ कि अमोरू अपने सपने को पूरा करे। तभी दूसरी तरफ कैंप में मार्लम सोल्जर्स के साथ अमोरू के पास आता है। वो उसका प्यारा स्टोरी बुक उठाता और उसके सामने आग लगा देता है। अमोरू यहाँ पर चीखती रहती है और निराशा में जब उसकी आखिरी उम्मीद जलकर खाक हो जाती है तो वहाँ पर बारिश भी शुरू हो जाती है। योगरे फिर अकीरा की तरफ मुड़कर कहता है कि अगर मैं अमोरू की जिंदगी बचा लूं तो क्या तुम मुझसे शादी करोगे। उसकी बात एक लॉजिकल डील जैसी लग रही थी। अकीरा उसे थकी हुई नजर से देखता और कहता है कि तुम वाकई एक एंड्रॉइड की तरह बिहेव करती हो, तुम्हें इंसानी एहसास समझ ही नहीं आता। बिना कुछ और कहे योगरे उसके हाथ को छोड़ देती है और अकीरा तुरंत ही भाग पड़ता है, बारिश में भीगता हुआ सिर्फ एक इरादे के साथ कि अमोरू को बचाना है, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए। और योगरे बस पीछे खड़ी रहती है, बिल्कुल एक स्टैचू की तरह। अमोरू एक कमरे में अकेली बंदी होती है और वो काफी डरी हुई लग रही थी। वो अपनी माँ और पापा को पुकार रही होती है। अकीरा मुश्किल से उस कमरे में घुसने की कोशिश करता और जब वो फाइनली अंदर आता है तो शॉक हो जाता है अमोरू को वहाँ बंधा हुआ देखकर। और अमोरू भी हैरान होती है कि अकीरा उसके लिए वापस आया। वो चाहती है कि अकीरा अपनी जान को रिस्क में ना डाले। और जब दोनों भागने की कोशिश करते हैं तब अमोरू मानती है कि उसने अकीरा और योगरे के साथ झूठ बोला था। इसके बावजूद अकीरा ये दिखाता है कि उसे उस झूठ की कोई परवाह नहीं, जो अमोरू को और भी ज्यादा शॉक कर देता है। जब वो दोनों बात कर रहे होते हैं तो दो गार्ड उन्हें देख लेते हैं और अलार्म बजा देते हैं। अकीरा और अमोरू भागना शुरू करते हैं और अकीरा अपनी पूरी जान लगा देता है अमोरू को सुरक्षित निकालने के लिए, इतना तक कि वो एक गार्ड पर अपनी छुरी भी फेंक देता है ताकि थोड़ा समय मिल सके। ये सब देखते हुए योगरे उन्हें दूर से देखती है। जब वो बाहर पहुंचते हैं तो वो आदमी पहले से ही वहां पर उनका इंतजार कर रहा होता है। वो पागल की तरह हंसता है जैसे उसने पहले से उनकी भागने की कोशिश का अंदाजा लगा लिया हो। अकीरा कोई समझ ही नहीं पाता कि गार्ड्स पीछे से अमोरू को पकड़ लेते हैं। अकीरा उसे बचाने की कोशिश करता है लेकिन उसे मारा जाता है। फिर भी वो एक गार्ड से लड़ता है जब तक उसे हथकड़ी नहीं लगा दी जाती। अमोरू को बचाने के बजाय अकीरा उस आदमी पर अटैक कर देता है। वो आदमी एक आम आदमी से मार खाकर काफी अपमानित महसूस कर रहा था और गुस्सा होकर अपने गार्ड्स को अकीरा को फिर से पकड़ने का हुक्म देता है। जब गार्ड उसे दबाकर पकड़ लेते हैं तो वो आदमी खुद अकीरा को मारने लगता है। अमोरू से ये देखा नहीं जाता और वो चिल्लाती है और उनसे विनती करती है कि अकीरा को वो छोड़ दे और उसकी जगह उसे ले जाएं। अकीरा उसे बीच में ही रोक देता और कहता है कि चुप रहो। वो उसे याद दिलाता है कि अपने पेरेंट्स की स्टोरी बुक ढूंढने का सपना कभी मत छोड़ना, क्योंकि वही उसका सपना है। अमोरू हैरान रह जाती है क्योंकि उसने कभी सोचा नहीं था कि अकीरा ऐसा कुछ कहेगा। अकीरा समझ गया था कि अमोरू का गोल एक आर्टिस्ट बनकर स्टोरी बुक्स बनाना है और वो चाहता था कि वो उसका सपना पूरा करे। लेकिन वो आदमी गुस्से से भरा होता और अपने एक गार्ड को हुक्म देता है कि अमोरू पर बंदूक तानकर उसे मार दे। और यहाँ पर अकीरा कुछ कर नहीं सकता था, वो सिर्फ चिल्लाता रहता है कि उसे नुकसान मत पहुंचाओ।
जाओ। और इसी वक्त योगरे और बर्दाश्त नहीं कर पाती, वो तुरंत ही वहां पर पहुंचती है उन लोगों को सबक सिखाने के लिए। जैसे ही वो आती है वो एक किक से अकीरा और अमोरू को पकड़ रहे गार्ड्स को उड़ा देती है। सिर्फ वही आदमी बचा रहता है वहां पर। वो भागने के बजाय अपने गार्ड्स को योगरे पर अटैक करने का ऑर्डर देता है, लेकिन गार्ड्स उसके पास पहुंच भी नहीं पाते। योगरे उन्हें पल भर में खत्म कर देती है और उसकी पावर को देखकर गार्ड्स डर के मारे वहां से भाग जाते हैं। वो आदमी शॉक हो जाता है और अपनी गन निकालकर गोलियां चलाता है, लेकिन योगरे उन गोलियों को रोककर अकीरा और अमोरू को बचा लेती है। वो आदमी कभी सोच भी नहीं सकता था कि ऐसा होगा। भागने से पहले योगरे उसे एक जोरदार किक मारकर उसे पेट में गिरा देती है और वो वहीं पर फंसकर चिल्लाता रह जाता है। लड़ाई के दौरान अमोरू योगरे के एंड्रॉइड पावर्स को देखकर हैरान थी। जब सब कुछ खत्म हो जाता है तो अकीरा योगरे के सामने झुककर उसका धन्यवाद करता है उनकी जान बचाने के लिए, और चाहे इससे उसके रूल्स के खिलाफ ही उसे क्यों ना जाना पड़ा हो। योगरे शांत स्वर में समझाता है कि अमोरू को बचाना ही उसका ऑब्जेक्टिव के अंदर आता था, इसीलिए उसे एक्ट करना ही पड़ा। अकीरा फिर भी उसका दिल से शुक्रिया अदा करता है।